ओके, वेलकम बैक अगेन। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्या कि जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसकी इंटेंसिटी निकाली थी हमने, ठीक है ना। किसकी हेल्प से? गॉसियन लॉ के हेल्प से। तो बेसिकली ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है। तो इस गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है ना, तो उसमें अपन सेकंड एप्लीकेशन में पहले में हमने देखा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसमें अपन देखेंगे क्या कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर के तीन अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग में किया था। तो एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर, एक पॉइंट ले लेते हैं एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और एक पॉइंट ले लेते हैं इनसाइड कहीं पे, है ना। तो अब पहले अपन देखते हैं सेंटर से ये जो रेडियस है, इसकी रेडियस क्या कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं। अब जो डिस्टेंस है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो उस जो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस डिस्टेंस को अपन क्या कंसीडर करेंगे, स्मॉल आर। तो ये एप्लीकेशन हमारा बनेगा क्या कि इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल या ड्यू टू सॉलिड स्फीयर भी बोल सकते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहाँ पे स्फेरिकल शेल की भी इंटेंसिटी वही होगी, क्यों? क्योंकि जो स्फीयर होता है कंडक्टिंग स्फीयर होगा, वो कोई भी कंडक्टर क्या है कि अपने पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता उसके, ठीक है ना। तो जो चार्ज कैरी होता है कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। तो अभी अपन क्या करते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप इंटेंसिटी निकालो या स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी सरफेस है वो पूरी पैक्ड रहेगी और अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा, पूरा वो हॉलो होगा। तो स्फेरिकल शेल बोलो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, दोनों की इंटेंसिटी सेम ही होगी। क्यों होगी उसका रीज़न देख लेते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर क्या होगी इसकी इंटेंसिटी? इनसाइड द स्फीयर, तो यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर चार्ज प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अगर अपन यहाँ से कोई इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस एक एज्यूम कर लें, है ना, तो इस गॉसियन सरफेस पे अंदर क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इनसाइड द स्फीयर सीधे सीधे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी ज़ीरो। क्यों होगी ज़ीरो? सिंस नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं बाहर वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से आउटसाइड द स्फीयर, अब आउटसाइड द स्फीयर सपोज करते हैं ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस हमारी क्या है? आर है। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट था इनसाइड द स्फीयर, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर निकालने के लिए हमने एज्यूम किया, सपोज किया कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इस डिस्टेंस पे क्या निकालनी है हमको? इंटेंसिटी निकालनी है। तो गॉस लॉ के हेल्प से, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब चार्ज प्रेजेंट कितना है? क्यू ही रहेगा। इस पूरे स्फीयर पे सपोज करते हैं चार्ज कितना प्रेजेंट है? क्यू। और जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का एक और फॉर्म आपको पता है, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी एस, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इज इक्वल्स टू क्यू ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी डी एस को इंटीग्रेट करेंगे टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा? ई डॉट 4 पाई। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, मतलब चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है? किस वाले एरिया पे? मतलब जो चार्ज प्रेजेंट है वो टोटल स्फीयर का चार्ज है, ठीक है ना। तो जो आर होगा, रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर ही होगी, है ना। पिछले बार भी हमने देखा था नॉन कंडक्टिंग वाले में कि जब इनसाइड द स्फीयर की बात किए थे तो वहाँ पे इनसाइड द स्फीयर चार्ज प्रेजेंट था, तो रेडियस हमारी क्या हुई थी? स्मॉल आर हुई थी। यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी?
कैपिटल आर हो जाएगी। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू वेरी कर नहीं रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो गई हमारी, ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर, न्यूटन पर कूलॉम। ये हो गई बात किसकी, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द पॉइंट कहीं पे है। और स्फीयर कैसा हमारा सॉलिड कंडक्टिंग है या स्फेरिकल सेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका जो तीसरा पॉइंट आएगा तो तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे इस वाले पॉइंट पे, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जब अपन देखेंगे डिस्टेंस, तो जो आर डिस्टेंस है वो कैपिटल आर रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो जब रेडियस के बराबर हो जाएगी तो वी कैन से, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर है। तो जो थर्ड पॉइंट अपना बनेगा एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी हमारी आउटसाइड द स्फीयर क्या थी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और सरफेस पे क्या है, कैपिटल और स्मॉल आर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर को रिप्लेस कर दो स्मॉल आर से, तो सिंपल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल, न्यूटन पर कूलॉम। तो जब कभी भी आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे तो उसको दूसरे तरीके से डील करना है, और कंडक्टिंग स्फीयर दे या स्फेरिकल सेल दे तो दोनों को दूसरे तरीके से डील करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नॉन कंडक्टिंग शेल होगी तो उसकी इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, लेकिन अगर कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग वाले केस में ऐसा नहीं होगा, बस ध्यान देने वाली बात ये, ठीक। अब ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। अगर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो कि किस डिस्टेंस पे क्या कैसी इंटेंसिटी वेरी करती है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं, जैसे उसमें हमने देखा था नॉन कंडक्टिंग वाले केस में। तो इस केस में जो आपका ये एक्स एक्सिस है इसको आर डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला एक्सिस है इसको इंटेंसिटी अपन डिनोट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखिए सेंटर से आप कहाँ तक जाओगे, आर तक, मतलब कैपिटल आर तक। तो इसके अंदर इंटेंसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पे हर जगह पे क्या है, ज़ीरो है। आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे मिल रही है, व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर। तो सपोज इस कहीं पॉइंट पे आर इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। सपोज करते हैं यहाँ पर, है ना। और इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड कहीं पर भी जाओ आप तो इंटेंसिटी क्या है, ज़ीरो। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचते हैं तो आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और उसके बाद ये ड्रॉप होगी। तो ये था बेसिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, तीसरा एप्लीकेशन इसका इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी बार पूछा भी जाता है। जो तीसरा एप्लीकेशन इसका अपन लेते हैं, गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ रॉड बोल ले या वायर बोल ले, है ना। चाहे आपकी इन्फिनाइट लेंथ की कोई रॉड होगी या वायर होगी। तो थर्ड एप्लीकेशन इसका है इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर या रॉड, दोनों में से कुछ भी अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो अब देखिए, जब कभी भी आपको किसी भी शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप जिस डिस्टेंस पे आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहाँ पे आप क्या करना है, आपको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। गॉसियन सरफेस क्यों एज्यूम करना है, क्योंकि गॉसियन सरफेस, गॉसेस लॉ यही कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उस सरफेस एरिया से होकर जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू होती हैं वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको सपोज करिए कि एक स्ट्रेट वायर कोई मिल गई है,
तो वायर का जो फंडामेंटल शेप होता है बेसिकली वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप ही होता है। तो हमने सपोज़ किया कि ये हमारी क्या है, एक वायर है, ठीक है। और इस वायर से सपोज़ करिए इस डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो सेम अब इसके अराउंड अगर अपन गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पे एज्यूम करते हैं तो जो गॉसियन सरफेस होगी, है ना, वो कुछ ऐसी होगी। और ये पूरा जो शेप हमारा निकल के आएगा ये सेम एज सिलेंडर का शेप होगा। कैसा शेप होगा हमारा, सिलेंड्रिकल शेप होगा। क्लियर। तो अब हमको अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रॉड है ना वो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो चार्ज उसमें रॉड में है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमिलर काइंड का है, मतलब या तो पूरा पॉजिटिव है या तो पूरा निगेटिव है। तो सपोज़ किए कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इसमें सपोज़ करते हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज प्रेजेंट है पूरी वायर में, है ना। पूरी वायर में कैसा चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन क्या ले लिए, आर ले लिए, आर डिस्टेंस पे। और इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हमको सपोज़ क्या करना है, इंटेंसिटी बतानी है। क्लियर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो आर डिस्टेंस की होगी, मतलब इस सिलेंडर की अगर अपन रेडियस एज्यूम करें तो रेडियस क्या होगी, ये स्मॉल आर डिस्टेंस की होगी। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर अपन एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर को मैंने बताया था जब एरिया के बारे में, मतलब सरफेस एरिया में जो एरिया वेक्टर था उसको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस होगा वो जितनी भी सरफेस होंगी या जहाँ जहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे उस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ अगर अपन सरफेस एरिया देखें तो हमको सरफेस एरिया इस पॉइंट के रिगार्ड में एक अलोंग ऐसा एरिया वेक्टर एक ऐसा मिलेगा, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है उसके अलोंग एक ऐसा डीएस वेक्टर आपको मिलेगा, है ना, और एक नीचे भी मिलेगा। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि यहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया है या एरिया वेक्टर है वो कितने हैं, दो डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में। अपन सिर्फ अभी राइट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपको दो अलग अलग डिफरेंट सरफेस एरिया मिलती हैं और टोटल फ्लक्स पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल अलजेब्रिक सम कर दोगे उसका। तो यहाँ पर भी सेम करते हैं। गॉसियन लॉ ने ये कहा कि जो सरफेस एरिया है, सपोज फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे दो सरफेस एरिया से निकल के आएगा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा ये वाला ऊपर वाला सरफेस एरिया प्लेन जो कैप होगी। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, ठीक। अच्छा φ1 अपन लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया वाला और φ2 लेते हैं ये ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है। और इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम ही है ना, मतलब एक डायरेक्शन में इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी सपोज करो इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी, है ना। तो φ1 मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई डॉट डी एस। क्लियर। और प्लस ऊपर वाला सरफेस एरिया, तो इसकी भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, मतलब सरफेस एरिया 1 और सरफेस एरिया 2। तो अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, स्केलर प्रोडक्ट होगा। स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एग्जिस्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा ये ई डी एस कॉस थीटा और प्लस ई डी एस 1 डी एस 2 कॉस थीटा। तो फर्स्ट सरफेस एरिया के लिए देखिए आप, कॉस इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। सो ई डी एस कॉस 0 और प्लस ई डी एस 2, तो ई डी एस 2 सरफेस एरिया सेकेंड छोटा सा ले रहे हैं अभी अपन, और कॉस 90। अब आपको नेट फ्लक्स बताना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों को। क्लियर। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास एक ही सरफेस एरिया बचा, कौन सा, E और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस, ई डॉट एस। और फ्लक्स क्या था आपका, फाई। तो अब इसके आगे इसको सॉल्व करना है, तो फ्लक्स हुआ, ठीक है, टोटल फ्लक्स। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट
और ई डॉट एस क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। एच की जगह पे अपन सपोज करते हैं एल लेंथ की रॉड है ये, ठीक है ना, तो एल लेंथ, तो 2πrl। क्लियर। तो अब इंटेंसिटी निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजिली निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/2πrl एप्सिलॉन नॉट। इसको लैम्डा के फॉर्म में भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा क्या था हमारा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q/L जो ये वाली वैल्यू है, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं किससे, लैम्डा से। सो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, λ/2πr एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो इस फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है और इस फॉर्म में भी। तो दोनों फॉर्म आपके क्या है, सही है। डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर आपको लैम्डा के फॉर्म में निकालना है तो ये वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हो, अगर आपको चार्ज के फॉर्म में निकालना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो ये थी आपका थर्ड एप्लीकेशन था कि इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर। इसके बाद वाला नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन देखते हैं कि अगर आपके पास क्या हो, एक शीट हो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे शीट हो गई, शीट हो गई और प्लेट हो गई, दोनों में फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है अपन देखते हैं, पहले शीट पे डील करते हैं। तो इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ शीट। So intensity due to infinite length of sheet। अच्छा, तो पहले शीट और प्लेट में थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं। शीट क्या होगी, आपकी थिकनेस होगी उसकी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई शीट है, अब इस शीट की एक थिकनेस होगी प्रॉपर, कुछ ऐसे, ठीक है। और जब इसकी थिकनेस है तो अगर इसमें चार्ज कैरी होगा तो दोनों फेस पे होगा। सपोज़ ये आपकी शीट है, तो अगर चार्ज इस फेस पे कैरी कर रहा है तो इस फेस पे भी कैरी करेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि इसमें दो सरफेस एरिया अलग अलग होंगी, मतलब ये वाली सरफेस एरिया अलग और ये वाली सरफेस एरिया अलग। लेकिन प्लेट में क्या होगा, प्लेट को अपन वन डायमेंशन ही एज्यूम करेंगे। तो मतलब जैसे अगर प्लेट है तो प्लेट को 1D एक पेपर की तरह एज्यूम करेंगे और ये मानेंगे कि जो उसका सरफेस एरिया है वो यूनिलेटरल, मतलब एक ही तरफ बस उसमें चार्ज प्रेजेंट है, पीछे की तरफ कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब शीट की बात होगी तो शीट में आपको दोनों अलग अलग सरफेस एरिया एज्यूम करना है, और जब प्लेट की बात होगी तो सिर्फ एक ही सरफेस एरिया एज्यूम करना है। ये बेसिक डिफरेंस होगा शीट और प्लेट में। तो हम शीट की बात करते हैं। तो शीट सपोज एज्यूम कर लो आपके पास कोई ऐसी एक शीट है। अब इस शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज कि ऐसी कोई शीट है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब हम एज्यूम करते हैं कि लेंथ क्या है, इन्फिनाइट लेंथ है, हमको लेंथ का कोई आइडिया नहीं है। तो इसके दो सरफेस एरिया अलग अलग होंगे। अगर अपन एक सरफेस एरिया एज्यूम करें तो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा सरफेस एरिया ठीक पीछे की डायरेक्शन में, सपोज ऐसा है ना, ऐसा कुछ। तो एक एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में होगा इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, और सिमिलर ही आपका उसी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर, अब इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक ही तरफ नहीं होगी क्योंकि चार्ज कैसा है, इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर इस फेस के लिए इधर है +2 माइनस, तो इसके लिए भी +2 माइनस, मतलब इंटेंसिटी और सरफेस एरिया दोनों की डायरेक्शन दोनों कंडीशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। अब बात करते हैं फ्लक्स की। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिमिलर φ1 प्लस φ2। अब यहाँ पे सरफेस एरिया सेम है,
जो सरफेस एरिया इस फेस का है वही सरफेस एरिया उस फेस का भी होगा, क्योंकि शीट तो एक ही है, बस उसके सरफेस एरिया अलग अलग है। और इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी इधर होगी उतनी इंटेंसिटी उधर होगी। तो फाइव पहले बेसिकली होगा, फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज सपोज करते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सपोज किया यहाँ पे टोटल चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 5 1 मतलब फर्स्ट की इंटेंसिटी, तो इसको ले लेते हैं ई डॉट एस और प्लस सेम हो जाएगा ई डॉट एस, है ना। अब सिंस सरफेस एरिया S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू एस, दोनों सरफेस एरिया ये वाले फेस की और ये वाले पीछे वाले फेस की दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हमने S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू सेम है कंसीडर कर लिया, और इंटेंसिटी भी सेम है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E ले सकते हो आप, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E कंसीडर कर लिया, तो कितना हो जाएगा E प्लस E, दैट इज 2E डॉट एस। क्लियर। तो इंटेंसिटी अब चार्ज Q, अब Q को आप अगर आप ध्यान से देखो जो मैंने बताया था सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो चार्ज था मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, चार्ज Q बाई एस, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किससे, सिंस Q इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू एस, तो Q को रिप्लेस कर दिया किससे, सिग्मा इंटू एस से, बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू एस, तो एस से एस कैंसिल हो गया, और E इज इक्वल टू इंटेंसिटी आपकी फाइनली कितनी हुई, इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ अ शीट। ठीक है, शीट कैसी है, प्लेन शीट भी बोल सकते हैं, प्लेन शीट है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर दो पैरेलल शीट होती, जैसे सेम दो पैरेलल शीट होती तो क्या होता, तो एक और यहाँ पे इसका सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है, सेकंड कंडीशन है कि शीट कैसी है, हमारे पास दो शीट हैं, अब दो पैरेलल प्लेन शीट हैं, फ्लाइट लेंथ ऑफ टू पैरेलल शीट्स, तो इसका ये फोर्थ एप्लीकेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर सपोज करते हैं एक शीट ये है और एक शीट ये है, पैरेलल है, यूनिफॉर्मली है, तो दोनों तरफ अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस और इधर भी प्लस। ठीक है, तो दो पैरेलल प्लेन शीट्स रखी हुई हैं, तो अब आप यहाँ पे 3 पॉइंट अलग अलग एज्यूम करो, तीनों पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी कैसे होगी। सपोज ये वाला पॉइंट आपका ये वाला और ये वाला, तो इस पॉइंट को मैंने बोला P, इसको बोला Q और इसको बोला R, तो तीनों की जो इंटेंसिटी है, तो ये हमने देखा कि जो प्लेन शीट होती है, तो सिंस अभी आपको पता है कि अगर एक सिंगल प्लेन शीट है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट हमने किया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो अब सपोज करते हैं कि इस वाले चार्ज मतलब इस वाले प्लेट की वजह से इंटेंसिटी किधर है, +2 माइनस एक इंटेंसिटी E1 इस डायरेक्शन में हमने ले ली, और इस वाले की वजह से इधर है दूसरी, दैट इज E2, E1 E2 बैलेंस हुआ, अपोजिट सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, आउटसाइड द प्लेट लेते हैं। क्लियर। तो इंटेंसिटी चलेगी एक प्लस से माइनस की तरफ इस वाले फेज में, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब सपोज किया इंटेंसिटी क्या है इधर E1। अब इस पॉइंट पे बात करूँ तो इधर भी एक चलेगी, इस प्लेट की वजह से प्लस से माइनस की तरफ इस डायरेक्शन में E1, और इस प्लेट की वजह से प्लस से माइनस की तरफ इस डायरेक्शन में E1। अभी इस प्लेट की वजह से थी प्लस से माइनस इधर, और इस प्लेट की वजह से भी चली जाएगी +2 माइनस इधर E2। तो यहाँ पे E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। इस वाले केस में भी सिमिलर, इस वाले फेस की वजह से E1 और इस वाले फेस की वजह से E2। तो यहाँ पे E1 और E2 R पॉइंट पे और Q पॉइंट पे दोनों क्या है, सेम है, मतलब इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। इस डायरेक्शन में इस फेस के लिए दोनों E1 E2 सेम है, इधर भी E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, और बीच वाले पॉइंट में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर मैं P पॉइंट की बात करूँ तो एट पॉइंट P
एट पॉइंट पी पॉइंट पे क्या होगा, इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 वेक्टर सम, सो दैट इज 0। ई नेट क्या है यहाँ पे 0, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। आर पॉइंट पे E1 प्लस E2 और क्यू पॉइंट पे भी E1 प्लस E2, सो एट पॉइंट क्यू एंड आर क्या हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी दैट इज E1 प्लस E2। तो इंटेंसिटी क्या थी हमारी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके पहले हमने देखा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपकी नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल्स टू, दोनों का ऐड करो तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2, सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो गई आपकी, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो ये थी कुछ बातें करने के लिए, इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ पैरेलल शीट में। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका, इसी में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे चार्ज कैसे हैं, प्लस और माइनस है। तो अगर चार्ज प्लस और अपोजिट चार्जेस हैं, तो सपोज करो क्या सपोज करना है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो अपोजिट है, तो एक में पूरा प्लस और एक में माइनस, तो अब इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे, देखिए, अब अगर इस पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे, क्लियर, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हुई, सपोज किया E1 है ना। और अब इस प्लेट की वजह से, तो अब इस प्लेट की वजह से अगर आप मतलब सिंपल देखो तो इस प्लेट की वजह से, ये जो प्लेट है ना, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी। अब प्लस से माइनस ये डायरेक्शन है, तो मैंने जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बताया था, तो उसमें जब सिंगल बताया था, तो उसमें यही बोला था मैंने कि अगर प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ और माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन है, सिंपल याद रखना है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज था तो आउटसाइड, और माइनस चार्ज है तो इनसाइड, तो E1 और E2 दोनों की इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। इस वाले केस में एक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में E1 और एक प्लस से माइनस की तरफ E2, इस पॉइंट को ले लिया मैंने Q। इस वाले फेज़ में भी देखिए, इस वाले फेज़ की वजह से ये हो जाएगा आपका E1, और इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ इस फेज़ से, तो अब प्लस से माइनस इधर और प्लस से माइनस इधर, तो ये हो जाएगा E2। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आउटसाइड द पॉइंट, मतलब यहाँ और यहाँ, R और Q पे इंटेंसिटी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट 0, तो इंटेंसिटी आपको एक ही पॉइंट पे मिल रही है, P पॉइंट पे।